नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। शुरुआत करेंगे यहां पर कच्चे तेल से, जहां पर और भी गिरावट अब देखने को मिली है। और कल न्यूयॉर्क सेशन में एक समय पर 3% की गिरावट कच्चा तेल दर्ज कर चुका। अभी इस वक्त एशियन मार्केट्स में हल्की सी खरीदारी के साथ कारोबार है, लेकिन एक और हफ्ता होगा जो नेगेटिव के साथ यहां पर कच्चे तेल के लिए क्लोज होगा। साथ ही बात करेंगे सोने की। यहां पर भी 6 हफ्ते के लोज पर हमने कारोबार होता हुआ देखा है। चांदी की बात करें तो 4 हफ्ते के लोज पर यहां पर भी कारोबार है। डॉलर इंडेक्स में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। यूएस का डेटा अच्छा है और माना जा रहा है कि आगे जाके 2 से 3 इंटरेस्ट रेट हाइक्स यूएस में और हो सकती हैं, जिसका सीधा इम्पैक्ट हमने सोने चांदी में आता हुआ देखा। साथ ही बात करेंगे कॉटन की, जहां पर कस्तूरी कॉटन इंडिया बनेगा ब्रांड। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया, कॉमट्रेंड्स रिसर्च के टीगनान शेखर, और ब्रेक के बाद कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा से कॉटन पर करेंगे चर्चा। शुरुआत लेकिन क्रूड के साथ कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर जोरदार मुनाफा वसूली है। अब तक हम नेचुरल गैस के प्राइसेस देख रहे थे, जहां पर लगातार गिरावट देखने को मिली, लेकिन अब क्रूड में भी गिरावट है। मेंटेनेंस की रिपोर्ट्स हैं, यूएस फेड की रेट हाइक्स की चिंताएं हैं, डॉलर में तेजी है, चाइना की मांग को लेकर कुछ कंसर्न्स भी हैं। ज्ञानशेखर, कैसे देखते हैं आप करंट क्रूड प्राइसेस और यहां से क्या करने की राय है? Manisha, like you rightly said, the macroeconomic concerns is really weighing on the crude prices. तो जो भी अभी तेजी दिख रहा है, intermittently whenever there is any rallies, are clearly being sold. Any supply shocks are being ignored. Russia, Ukraine से वहाँ से भी any negative news is all being short-lived. इसका ज्यादातर मतलब है कि मार्केट इज मोर कंसर्न्ड अबाउट डिमांड गोइंग फॉरवर्ड, बोथ फ्रॉम चाइना एंड अदर प्लेसेस, क्योंकि अभी भी रिसेशन का बात चल रहा है बहुत सारे प्लेसेस में. So all this makes me feel that we are headed to 70 at least. That's critical near-term support. और MCX में मेरे ख्याल से 5,800 या उसके आसपास जाना चाहिए. But at that level, my feeling is that OPEC would top the market up, थोड़ा production कम करने का धमकी देगा, और probably they might even do it. So all these things are possible now going forward from here, because clearly on the demand side there is a lot of weakness. So it's only the supply side which can sort of bring in some kind of a recovery. And I think $70 level could be a critical level to look out for these kind of news flows that can be expected from OPEC and other players. यानी यहाँ से भी करीबन $3-4 की गिरावट एक्सपेक्टेड है, और मंदी की ट्रेड्स के साथ ही यहाँ पर कच्चे तेल में अभी यहाँ पर कारोबार करना चाहिए। अजय, नेचुरल गैस कैसे देखेंगे आप, क्योंकि जब से 200 का आंकड़ा टूटा है हमने लोअर लोज बनते हुए देखे हैं लगातार? वेरी गुड मॉर्निंग मनीषा जी। डेफिनेटली अगर हम देखें $2 का लेवल टूटने के बाद काफी एक बार पैनिक सिचुएशन बना था, बट कल जिस ढंग से हमने प्राइसेस को फिर से एक शानदार रिकवरी देते हुए देखा है, और हमने राइट नाउ 2.25 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, मुझे लगता है शॉर्ट कवरी कंटिन्यू रह सकती है शॉर्ट टर्म में, जो 2.4 2.8 तक का लेवल दिखा सकते हैं। बिकॉज अगर हम अगले हफ्ते का भी जो प्रोजेक्शन देखते हैं 22 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच में, तो यहाँ पे डिमांड जो पहले वेरी लो हुआ करती थी वो अब मॉडरेटली बताई जा रही है, लाइट डिमांड एक्सपेक्टेड है। खास करके इन्वेंट्री काफी इंपॉर्टेंट रहनी है, बिकॉज पिछले हफ्तों में हमने देखा था इन्वेंट्री के अंदर कंटिन्यू हमने बढ़ते हुए देखा था, बट राइट नाउ हम EIA की जो रिपोर्ट देख रहे हैं वहां पे नॉर्मल ड्रॉ बताया जा रहा है, एंड साथ में फ्रीपोर्ट LNG जो रिस्टार्ट हुआ उसका भी कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा। तो आई थिंक टेक्निकली भी सीवियरली ओवरसोल्ड में है मार्केट। अगर हम मार्च वायदे की बात करें तो मुझे लगता है एक बार प्राइसेस 210 से 215 तक का एक रिट्रेसमेंट हायर साइड में दिखा सकता है, अनलेस अनटिल 220 का लेवल ब्रीच नहीं करता है। प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू ट्रेड बिटवीन 180 टू 220। तो आई थिंक करंट लेवल से शॉर्ट थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। कल जैसे रिकवरी आई थी वो पॉसिबल अगले 2 सेशन में और कंटिन्यू रह सकती है। ओके, हल्की रिकवरी की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन आज का अगर बाजार देखें तो और मुनाफा वसूली थोड़ी गहराती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। बात अब यहाँ पर सोने चांदी की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी लगातार लोअर लोज हैं। हर जगह पे सोने ने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनाने की कोशिश करी है, लेकिन वो रुकता नहीं है। ज्ञानशेखर, गोल्ड के प्राइसेस करंट लेवल से क्या करने की राय देंगे आप? देखिए, फंडामेंटली इट्स क्लियर दैट इट्स अंडर प्रेशर of Fed and the incoming data that has come so far. Technically थोड़ा hold हो रहा है, simply because the way in which it went up and it's finding some buyers because prices have cooled off.
लेकिन मेरे ख्याल से टिकेगा नहीं क्योंकि टेक्निकली और वीकनेस दिख रहा है. आई थिंक इट्स एक्सपेक्टेड टू गो टू 1775 और 85 thereabouts in the international market. तो यहाँ से भी locally it could come closer to 54,000, but again depends on dollar rupee how it's going to behave, because if the dollar is going to strengthen and the gold prices are going to come down, naturally it could reach some kind of a neutral state और इतना ज़्यादा decline होने का chances भी कम है locally, if the rupee were to depreciate. But if the RBI is going to continue intervening at 83, then maybe we could see 54,000 levels. So मेरे ख्याल से 54,000 levels एक important support है near term में. उधर तक तो minimum आना चाहिए, and any upticks from here should be sold. ओके बिकवाली की राय यहाँ पर सोने में भी है। ये तीसरा हफ्ता ऐसा होगा लगातार जब सोने में गिरावट के साथ कारोबार है। और सिर्फ सोना ही नहीं अजय, चांदी भी अगर हम देखें तो भारतीय बाजारों में अब 12 हफ्ते के लोज पर कारोबार कर रही है। यहाँ पर भी हमने भाव टिकते हुए नहीं देखे। क्या यहाँ से चांदी में भी बिकवाली की सलाह है, और अगर हाँ तो किन लेवल्स तक? बिल्कुल महेश जी, हमने देखा था कि 2 फरवरी तक सोने और चांदी में जबरदस्त तेजी बनी हुई थी, बट नॉन फार्म पेरोल वाज अ गेम चेंजर। वहां से हम देख रहे हैं कि $24.5 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल था वो तोड़ नहीं पाया, और डोमेस्टिक मार्केट में 72,500 के ऊपर मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा, कभी सस्टेन नहीं किया। तो टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट में गिरावट का रुख कंटिन्यू रह सकता है। अगर चांदी की बात करें तो मुझे लगता है 20-50, 20-60 तक के सपोर्ट देखने मिल सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट पे एक गैप बना हुआ था काफी टाइम से, जो 64-200 के बीच का लेवल दिखा रहा है। तो आई थिंक 1000-1200 पॉइंट की और गिरावट चांदी में बढ़ सकती है, बट दैट डजंट मीन्स कि जो लॉन्ग टर्म व्यूज हम पहले देख रहे थे कि गोल्ड और सिल्वर में, वो अब चेंज हो चुके हैं। तो ये टेम्पररी इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन फॉल है, जो मुझे लगता है 64,000 तक का लेवल हम चांदी में देख पाएंगे। यानी यहाँ पर भी मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन है। नियर टर्म में बिकवाली की राय सोने और चांदी दोनों में आती हुई। बात अब यहाँ पर मेटल्स की कर लेते हैं, जहाँ पर कल की कुछ मुनाफा वसूली के बाद यहाँ पर आज फिर बढ़त देखने को मिली है। एक्चुअली ज़्यादातर मेटल्स में डाउन टिक्स पे हमने बाइंग लौटते हुए ही देखी है। ज्ञानशेखर, कैसे देखते हैं आप करंट लेवल्स, जहाँ पर स्टील में 8 महीने के हाइज पर कारोबार है, 5% की बढ़त के साथ स्टील कारोबार कर रहा है पिछले एक हफ्ते की अगर बात की जाए। कॉपर में फंडामेंटल्स अच्छे खासे हैं, हमने जिंक में खरीदारी आते हुए देखी है, एल्यूमिनियम में इन्वेंट्री में प्रोडक्शन में गिरावट देखने को मिली है। ओवरऑल इस सेक्टर में क्या करने की राय है? Manisha, metals is one segment very clearly is focused on demand and supply. बाकी commodities देखेंगे तो it's more on external markets, financial markets, dollar या the macroeconomic sentiment. लेकिन metals में more than macroeconomic sentiment, अभी demand supply का actual weightage will start weighing in, which you're clearly seeing in copper, क्योंकि inventories तो it's almost at a 10-15 year kind of a low. It's maybe just gradually picking up, और बाकी सब commodities में भी, simply because it's very clear that China is going to support the property market, और वो stimulus भी देने का, and they've already started this process. So they're clear about growth, and China being a huge consumer, तो उसमें कुछ शक नहीं है. So which is why I think despite the dollar strength, despite the rate hike expectations, metals में is holding on, and there is a good chance that it will hold on. लेकिन ज्यादा तेजी होने का chances नहीं है, simply because till all these external factors subside, prices would only be in a broad range. थोड़ा तेजी होगा, थोड़ा मंदी होगा. So in a broad range is what I expect metals to behave. लेकिन ज्ञानशेखर, कोई टॉप पिक जो आप यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि एक शॉर्ट स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है? Is that for me, Manisha? हाँ जी, yes. Yeah. So again, it could be copper, which looks pretty good to me. Every other metal is all coming close to supports, technical supports. So whether it will hold that or not, time will tell. मेरे ख्याल से कॉपर क्लियरली एक अप ट्रेंड बन रहा है, एंड 825, 830 is a clear level where we're expecting in the near term. तो anything close to 770 is a buy from.
कॉपर में खरीदारी यहां पर बनती है, लेकिन डाउन नीचे गिरता है उसके बाद ही करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय नहीं है। अजय, आप कैसे देखते हैं? आपका कोई टॉपिक यहां पर मेटल्स में, और स्टील प्राइसेस आपकी स्क्रीन पे आने चाहिए क्योंकि यहां पर लगातार तेजी के साथ काम होता हुआ नजर आया है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देखें तो चाइनीज युआन 4260 के ऊपर अब यहां पर कारोबार है, जो कि ऑलमोस्ट 8 महीने का हाईज है। और हम देख सकते हैं कि भारतीय बाजारों में उठापटक यहां पर जारी है, उतनी तेजी के साथ फिलहाल यहां पर कारोबार नहीं। लेकिन अजय, क्या स्ट्रैटेजीज रहेंगी? मार्केट में हमने देखा है प्राइजेस के अंदर थोड़ी स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दी है, बट ओवरऑल मुझे लगता है जिस ढंग से प्राइजेस ने रिसेंटली एक 46,500 से एक बाउंस दिखाया, तो साइकोलॉजिकली 50,000 का एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। बट ओवरऑल आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट में स्टेबिलिटी कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। बट पूरे बेस मेटल पैक के अंदर डेफिनेटली आई वुड गो विद द कॉपर ओनली, क्योंकि कॉपर का अगर डेली चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे काफी बड़ी कंसोलिडेशन 790 से 770 के बीच में आता हुआ दिखाई दिया था। तो आई थिंक के आइदर डेफिनेटली ब्रेक का तो वेट करना ही चाहिए कि नीचे में अगर 770 मिले इज गुड टू बाय 765 780। बट ध्यान रखिए अगर ये 785 के ऊपर वीकली क्लोज कर देता है तो चार्टिकली दिखा रहा है कम से कम 30 से 40 पॉइंट का एक बड़ा स्पाइक दे सकता है हायर साइड में, विच अगेन कोलाइड के ऊपर में 830 820 के जोन में दिखा सकता है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच है कॉपर में, बट अगले हफ्ते के अंदर एक वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दी। सेकंड कमोडिटी एल्यूमिनियम है, क्योंकि मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा कि प्राइजेस 205-6 से बार बार में रिवर्स करता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस ढंग से हमने वापस प्रोडक्शन कर्टलमेंट की जो न्यूज देखी है, ये एल्यूमिनियम प्राइजेस को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो आई थिंक बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति एल्यूमिनियम में बनाना चाहिए 206-7 की रेंज में। जब तक 200 के ऊपर मेंटेन है, वी एक्सपेक्ट प्राइजेस के अंदर वापस 225 से 228 तक के लेवल देख पाएंगे। ऑलराइट, ये तो हुई मेटल्स की बात जहां पर खरीदारी लौटती हुई नजर आई है। ज्ञानशेखर, डॉलर इंडेक्स आप कैसे देखेंगे? क्योंकि काफी हद तक जहां पर इंडियन कमोडिटी ट्रेड करने की बात होती है, ये काफी फर्म नजर यहां पर करेंसीज पे है, और ऑब्वियसली अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी मैक्रोस को और डॉलर इंडेक्स को देख रहे हैं। Absolutely. I think that sets the direction for most commodities, especially precious metals. Dollar index यहाँ से ज्यादातर तेजी का ही chances है, because I think most doubts have been cleared that Fed would continue on this increasing path. Personally, I was quite surprised that they did a 0.25 instead of a 0.5 after December. So I think this rate hikes could prolong, and that could keep most commodities under pressure. लेकिन बीच में growth numbers could also start kicking in when economies could show some progress, and that would be corrective of moves that we'll see. But the larger trend is now towards 105 107 on the upside. वहां पर एक strong resistance बन रहा है डॉलर इंडेक्स का, तो मेरे ख्याल से उधर तक जाना चाहिए, मिनिमम 107 तक। ऑलराइट, तो उसका प्रेशर यहाँ पर कमोडिटीज में आएगा भी, और जैसे हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा भी है कि सोना चांदी एज ऑफ नाउ सेल की तरफ नियर टर्म में रह सकता है। बहुत शुक्रिया ज्ञानशेखर, साथ बनने के लिए, तमाम कमोडिटीज एंड डॉलर इंडेक्स पे राय भी देने के लिए। ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात करेंगे एग्री कमोडिटीज की। ध्यान यहाँ पर कॉटन पे डालेंगे। आपका स्वागत है। और सरकार ने कॉटन बेल्स के लिए QCO यानी कि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जारी कर दिया है। इसे इंडस्ट्री को क्या और कितना फायदा होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा। अतुल जी नमस्कार। और जब सरकार ने अनाउंस किया था कि टॉयज से लेदर तक यहाँ पर QCO लगने वाला है, तभी बात ये भी हो रही थी कि कॉटन बेल्स और हम और कमोडिटीज पर या कॉटन प्रोडक्ट्स पे भी यहाँ पर इसे लगता हुआ देखेंगे, जो फाइनली होता हुआ नजर आया है। कैसे रीड करते हैं आप इसे, क्योंकि इंपोर्ट्स तो अच्छे खासे हुए हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मांग भी रही है। जी, गुड मॉर्निंग मनीषा जी। हम ये डिसीजन का वेलकम करते हैं जी, क्योंकि इसमें क्या होगा, जो चेंजेस आएंगे इससे हमारा जो फॉरेन में एक्सपोर्ट होता है या हमारी लोकल स्पिनिंग मिल है, इनको इससे बड़ा फायदा होगा। अभी क्या हो रहा है कि जो बेल्स बनती है, जिनिंग फैक्ट्री से निकलती है, स्पिनिंग मिल में जाती है, तो उसकी बेल्स की जो क्वालिटी है, पैकिंग जो क्वालिटी है, उसमें जीनर्स थोड़ा पैसा बचाने के लिए उसकी जो क्लॉथ उसके ऊपर पैकिंग होता है, वो हल्का क्लॉथ यूज करते हैं, कभी कभी कॉटन के बदले पॉलिस्टर का क्लॉथ यूज करते हैं। तो उससे स्पिनिंग मिल को जो कॉटन जब भी बेल्स ओपन करते हैं उसमें कंटामिनेशन का प्रॉब्लम बहुत आता है। और दूसरा, जब हमारी बेल्स एक्सपोर्ट में हम बेचते हैं तो पुअर पैकिंग की वजह से जब वो कंटेनर में और शिपमेंट होती है, पूरी बेल माल पहुंचते पहुंचते उसकी कंडीशन बहुत खराब हो जाती थी जी। तो ये प्रॉब्लम था। और दूसरा, जो क्वालिटी गवर्नमेंट ने
बोला कि आपको जो 20 हर एक जिनर को इसके बाद ये ऑर्डर पास होने के बाद जो वो क्वालिटी बनाएगा उसके ऊपर उसके पैरामीटर उनको लिखना पड़ेगा कि ये जो हम माल बेच रहे हैं उसमें इतना लेंथ है, इतना माइक्रोनेर है, इतना ट्रेस है, वो सब क्लियर करके उसके ऊपर स्टिकर लगा के उनको वो माल देना पड़ेगा। तो ये होने से स्पिनिंग मिल को इसका बहुत फायदा होगा, उनको क्वालिटी कॉटन मिलेगा और रियलाइजेशन में इनको बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये आने से इंडिया का जो एक्सपोर्ट मार्केट है या लोकल मार्केट है, सब जगह सबको विन विन सिचुएशन होगा ये लागू हो जाने से। जी मनीषा जी। चलिए, तो कॉटन के लिए यहाँ पर अच्छे दिन निकलते हुए नजर आए हैं, एक के बाद एक अच्छी खबर हम यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं। साथ ही अतुल जी, किस तरह के इंपोर्ट्स की एज ऑफ नाउ एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि हमने देखा है कि जो इंडिया के कॉटन एक्सपोर्ट्स, कॉटन प्रोडक्शन है, थोड़ी सी स्टैग्नेट होती हुई नजर आई है। कुछ लेटेस्ट रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रही थी कि करीब करीब 200% का इजाफा इस बार कॉटन इंपोर्ट बिल में हमने आता हुआ देखा है पिछले 10 महीने की अगर बात की जाए तो। जी, इंपोर्ट का क्या है मनीषा जी, देखिए अभी तक ऑलरेडी 6 लाख बेल इंपोर्ट हो चुका है। हमारा टारगेट है 12 लाख बेल्स इंपोर्ट होगा। मगर ये जो हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ जो डील फाइनल हुआ है वो हिसाब से 3 लाख बेल हम ऑस्ट्रेलिया से ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे सब मालूम है कि अगर इंपोर्ट करते हैं तो 11 पॉइंट इंपोर्ट ड्यूटी लगता है, तो ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करेंगे तो ड्यूटी भी नहीं लगेगा। तो वो हिसाब से थोड़ा इंपोर्ट हमारे को लगता है कि बढ़ेगा। और अगर फार्मर हमारे यहाँ जो हिसाब से कॉटन अभी पकड़ के चल रहे हैं और अगर अप्रैल मई महीने के बाद अराइवल ड्रॉप हुई और इंडिया में माल की जरूरत पड़ी तो थोड़ा इंपोर्ट करना पड़ेगा ऐसा दिख रहा है। तो सिचुएशन जो फार्मर का स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है तो उसकी वजह से थोड़े इंपोर्ट करने पड़ेंगे। तो अतुल जी, अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें तो इंपोर्ट में कितना इजाफा देखने को मिला है? इंपोर्ट वैसे देखें तो मैडम लास्ट 2 साल से कम हुआ है, क्योंकि जब से गवर्नमेंट ने ड्यूटी लगाई है तो इंपोर्ट कम हुआ है हमारा। इसलिए स्पिनिंग मिल वालों का डिमांड है कि इंपोर्ट हटा दिया जाए, जिससे हमारे को वर्ल्ड में जो कॉटन के रेट है उसके हिसाब से हमारे को कॉटन मिले करके। तो इंपोर्ट हमारा ड्रॉप हो रहा है क्योंकि जो ड्यूटी जब से गवर्नमेंट ने लगाई है तो इंपोर्ट कम है मनीषा जी। पहले हमारा इंपोर्ट होता था 25 to 35 लाख बेल्स, 40 लाख बेल्स तक इंपोर्ट होता था। तो अभी हमारा इंपोर्ट काफी कम हो चुका है मनीषा जी। तो गिरावट हल्की सी इंपोर्ट्स में यहाँ पर देखने को मिली है। ऑफ कोर्स वैल्यू यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है क्योंकि कॉटन के भाव हमने यहाँ पर तेज होते हुए जरूर देखे हैं। अतुल जी, एक फाइनल सवाल, किस तरह से देखते हैं कॉटन के प्राइसेस आगे जाते हुए, क्योंकि ज्यादातर कंसर्न्स, चिंताएं अब यहाँ पर हटने लगी हैं? जी, कॉटन के प्राइस अभी स्टडी हो गए हैं मनीषा जी। जो स्पिनिंग थे, जो लॉस कर रहे थे, अभी स्पिनिंग वाले प्रॉफिट करने लग गए। वापस स्पिनिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री के फिर से अच्छे दिन आ गए हैं। लास्ट 1 महीने से पूरी इंडस्ट्री अच्छा प्रॉफिट कर रही है। ऑर्डर भी बहुत अच्छे हैं। जो गारमेंट के भी जो टर्की में जो हुआ, तो टर्की से शायद गारमेंट के ऑर्डर हैं वो पूरे इंडिया में शिफ्ट हो रहे हैं। तो फिर से तिरपुर मार्केट में बहुत अच्छी गारमेंट में बाइंग है। स्पिनिंग मिल्स 95% चल रहे हैं, तो कॉटन में भी अच्छी डिमांड है। और ऐसा लगता है कि ये भाव स्टडी रहेंगे या तो थोड़े 500-1000 रुपया यहाँ से बढ़ने की उम्मीद है मनीषा जी। ओके, यानी कि कंसोलिडेशन यहाँ पर आता हुआ नजर आया है कॉटन के प्राइसेस में। और जैसे अतुल जी कह रहे हैं कि जो सरकार की तरफ से QCO आया है वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इंपोर्ट यहाँ पर 6 लाख बेल हो चुका है, 3 लाख ड्यूटी फ्री ऑस्ट्रेलिया से आएगा और बाकी ऑफ कोर्स ओपन मार्केट से यहाँ पर कॉटन भारत में आता हुआ दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया अतुल जी साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो फिर पूरा फोकस करेंगे यहाँ पर इक्विटी बाजार की तरफ।